नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा देश में मौजूद स्थितियां। जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग तरीके का सिस्टम बनता नजर आ रहा है, ये सिस्टम क्या है? आज मतलब कल गणतंत्र दिवस था और उस दिन दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष तीसरी चौथी रो में बिठा दिए गए। फिर क्या था? वीडियो वायरल होना था। फिर वो फुटेज भी सामने आ गई जिसमें यूपीए की सरकार के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी किस रो में बैठते थे, ये भी सब सामने आ गया। अब इन सब सामने आने से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या नहीं फर्क पड़ने वाला है, ये सवाल सबसे बड़ा है। और इस पर खामोशी क्यों है? इस पर कोई बोलता क्यों नहीं? ये चीज तय नहीं हो पा रही है। और इस पर चुप्पी कब तक रहेगी, ये भी कोई नहीं बता पा रहा है। सवाल है कि मोदी और शाह ने सोचा नहीं होगा, वो होने जा रहा है। अपने ही द्वारा पैदा किए गए भस्मासुर अंधभक्त अब इन्हीं की तस्वीरों पर कालिख पोत रहे हैं, जूते मार रहे हैं। इतना घृणित कार्य नहीं होना चाहिए। हम सरकार सवाल से कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं। ऐसा करना बिल्कुल बेजा है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पद के साथ कोई मखौल नहीं होना चाहिए। अब यूजीसी का मामला फंसा है। ये ऐसा दूध हो गया गरम, न सरकार पिएगी तो मरेगी और उगलेगी तो मरेगी। ये बिहार जैसा हो गया 2015 जैसा मोहन भागवत ने कह दिया कि आरक्षण खत्म कर देंगे। फिर खूब सफाई दी गई, प्रधानमंत्री ने मंचों से कहा कि आरक्षण नहीं खत्म होगा। बहरहाल सरकार का बंडाढार हो गया। अब देखना यह है। तीसरा सवाल, जो पद्मश्री, पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिले हैं, उन पुरस्कारों में बड़ा खेल हुआ है। 25% से ज्यादा पुरस्कार उन 5 राज्यों को मिल गए जिनमें चुनाव हुए और बाकी 75% रह गए सभी राज्यों को। और उन सभी राज्यों की अगर पॉपुलेशन का अनुमान करोगे तो 2 राज्यों की पॉपुलेशन के बराबर ही पॉपुलेशन बैठेगी अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को जोड़ दो। तो ऐसे में हो सकता है उसमें वो कम रह जाए, उनकी 4-5 की मिला के पॉपुलेशन। अब सवाल यह है कि इस सब के बावजूद सरकार क्या कर रही है? उधर अधिकारी इस्तीफा पर इस्तीफा दिए जा रहे हैं। अभी तक बीजेपी के दर्जनों लोग इस्तीफा बीजेपी से दे चुके यूजीसी के चक्कर में। तो संजय सर, कुल मिलाकर पूरा प्रकरण क्या है? अब मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि बीजेपी एक राजनीतिक दल चलाना, एक आरएसएस जैसा संगठन चलाना जो ना कहीं रजिस्टर्ड है ना कुछ है, और सरकार चलाने में फर्क है। तो जो आरएसएस भी नहीं चलाया, माने तो आरएसएस में सदस्य कार्यकर्ता थे, उनको आपने अचानक सरकार चलाने के लिए दे दी। पढ़े लिखे का मतलब होता है आईएएस होना। माने उनको एक, हमारे देश में अभी तक उस परीक्षा का एक स्तर था, माना जाता था कि उस परीक्षा को जो पास करेगा उसमें बेसिक सामान्य जानकारी होगी। तो उसको एक आदमी जो औद्योगिक सचिव होता था वही सांस्कृतिक सचिव हो सकता था, जो वित्त देखता था वही कला और साहित्य देख लेता था। तो वहां एक न्यूनतम योग्यता होती थी और इसलिए ये अपेक्षा की जाती थी और वो लोग चलाते रहे। मैं नहीं कह रहा कि वो सर्वश्रेष्ठ था, वो सबसे अच्छा था या बहुत अच्छा ही चल रहा था, फिर भी वहां एक न्यूनतम योग्यता थी, तो न्यूनतम कार्य निष्पादन होता रहा। अब यहां जो है, ये कह करके सिर्फ कि मेरा 56 इंची सीना, लाल आंखें और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें करके और सामने वाले को भ्रष्ट बताकर कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जैसी बातें करके आप चुनाव तो जीत सकते हैं। और चुनाव सिर्फ इसी से नहीं जीते थे, उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें अपने अन्ना हजारे शामिल है और सीएजी का घोटाला जो था वो भी था, वगैरह वगैरह। तो सब करके आप सरकार में आ गए और आपका लक्ष्य ये था कि किसी तरह कांग्रेस मुक्त सरकार बनाना है या कांग्रेस मुक्त देश बनाना है। तो आपकी योजना ये थी। अब दिखाई दे रहा है, मतलब उस समय जिन लोगों ने समझ दिया, जिनने नहीं समझा उनकी बात छोड़ दें, अब तो ये लगभग स्पष्ट हो चला है कि आपकी योजना ये थी कि किसी तरह से एक बार सत्ता मिल जाए और आप कांग्रेस को किसी तरह खत्म कर दें, फिर एक शर्त राज चलाएं।
अब उसमें राहुल गांधी ने गड़बड़ कर दी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो लड़कर इनको हराएंगे, और इनकी रणनीति वैसे नहीं चली या नहीं चल पाई। हालांकि इन्होंने कोशिश वही की, वही कर रहे हैं, कांग्रेस को अभी भी बदनाम कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी इन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसे ही कहा था, जिसकी मैंने यहाँ चर्चा भी की थी, जो अखबारों में हेडलाइन छप रहा है। तो अभी तक इन्होंने ये किया है सत्ता में रह करके कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको इन्होंने नियंत्रित कर लिया है या अपने लोगों से भर दिया, अब जैसे भी कहिए। उसका नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि कोर्ट में भी माने क्या बोलते हैं, दबाव है, और अदालतों पर भी दबाव है, और उनका दबाव का जाहिर है फैसले पे असर होता है, फैसलों पे असर दिखाई दे रहा है, कई फैसले हैं वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के आप जबरन सत्ता में बैठे हुए हैं, और चुनाव अभी तक होता क्या था कि अगर आपने ठीक काम नहीं किया या जनता के पैमाने पे खरे नहीं उतरे तो चुनाव में हार जाएंगे, अगली बार फिर आप दूसरी सरकार, अगली बार फिर दूसरी सरकार आ जाएगी और दूसरी सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। तो जो पुरानी सरकार थी वो इतनी मजबूत नहीं हो पाती थी क्योंकि वो बदल जाती थी। कांग्रेस चूंकि स्वभाव से ऐसी नहीं थी, या उसको वो सब नहीं करना था जो मोदी जी ने किया। और मैंने पहले कई बार कहा है, हमेशा कहता हूं कि जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है, ये कांग्रेस ने पिछले 70 साल में किया होता तो भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ होता, आरएसएस को कब कुचल दिया गया होता वगैरह वगैरह। और आरएसएस पे बैन वैन लगा ही था, जो मैंने 1947 में भी लगा था, 75 में भी लगा था, लेकिन बैन हटाया गया। अब लग रहा है कि आरएसएस जो है वो असल में क्या है वो सब दिखाई दे रहा है, और बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस इस मामले में बहुत उदार रही जिसने इनको आरएसएस को चलने दिया। उसी तरह से इंदिरा गांधी को इन लोग इमरजेंसी के लिए बदनाम करते हैं या इमरजेंसी के बारे में कहते हैं कि वो तानाशाही वगैरह थी, लेकिन इंदिरा गांधी को जिस बहुत मामूली आरोप में हटाया गया था उसके मुकाबले पूरे चुनाव आयोग पे कब्जा कर लेना, चुनाव आयुक्त अपना बना देना और जबरदस्ती, लगभग जबरदस्ती करना, और सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई नहीं हो रही। तो ये दिखाई दे रहा है कि सब कुछ या तो मिलीभगत है या दबाव है, जो कुछ भी है, और कुछ ना कुछ तो है। और इसमें स्थितियां ऐसी हो गई हैं या इतनी गड़बड़ी हो चुकी है कि इनके पास ये विकल्प नहीं है कि झोला उठा के चल दें, क्योंकि इनको पता है, कह तो दिया था उस समय कि झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन झोला उठा के चल देंगे तो पता है कि जितने सामने घपले किए हैं, और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ वालों ने, इनके चेले चपाटों ने जो घपले किए हैं सबको सजा होगी। और उसमें ब्रजभूषण सिंह को बचाने से लेकर निशिकांत दुबे तक, और फर्जी डिग्री से लेकर तमाम मामले हैं। अपना अमित शाह के खिलाफ जो ये था, क्या कहते हैं, जो तड़ीपार वाला मामला था, जिसके बारे में उन्होंने सदन में दावा किया, संसद में दावा किया कि जब उन पर से वो दाग हट गया तो वो मंत्री पद स्वीकार किए, उन्होंने पद छोड़ दिया था वगैरह वगैरह। तो सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब अब ये दिखाई दे रहा है कि अदालत पे दबाव रहा है और तमाम उदाहरण है, तो जिससे इसमें कोई शक करने का कोई कारण नहीं है कि वो हत्या भी हो सकती है, या कम से कम दबाव तो था ही। और जाहिर है जिन्होंने इनके पक्ष में फैसला दिया उनको इन्होंने इनाम भी दिया था। तो सब मामला बहुत स्पष्ट है, और जिस हिसाब से इनाम देते जा रहे हैं वो सब मिला करके बहुत क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ी इतनी सारी है, चुनाव आयोग का मामला, वोट चोरी का मामला, एसआईआर का मामला, एसआईआर से संबंधित शिकायतें, सब होने के बावजूद अगर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो आखिर हो क्या सकता है। अब उसमें लोग कहते हैं विपक्ष आंदोलन नहीं कर रहा, या विपक्ष को आंदोलन कर लीजिए। मान लीजिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं है, या राहुल गांधी एकदम अयोग्य, अक्षम है, माने, और वो नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, या मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तो आप उसको अयोग्यता मान लीजिए, अक्षम मनता मान लीजिए, जो कुछ भी है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों नहीं उठ के आ रहा है, और कोई दूसरा नहीं उठ के आ रहा है तो क्या हम लोग इसको झेलते रहेंगे? क्या तमाम संस्थाएं जिनका काम था कि इसको देखती, जिनका काम था कि सो मोटे एक्शन लेती, उन लोगों ने नहीं किया है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। यही एक ही उपाय है। लेकिन ये उम्मीद करना कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है इसलिए ये जो कर रहे हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे या उसको नहीं देखेंगे, ये भी मुझे लगता है कि एक समस्या है। और जैसा आपने कहा कि पद्म पुरस्कार से लेकर, मैंने तो भारत रत्न के बारे में भी कहा और लिखा है कि भारत रत्न भी मुझे लगता है कि जब 3 ही दिए जाते थे तो 2024 में 5 देने की क्यों जरूरत थी? वो 2023 में दिया जा सकता था या 2026 में दिया जा सकता था।
25 में दिया जा सकता था। तो एक साथ ठीक चुनाव से पहले आपने 5 पुरस्कार दिए, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 भिन्न वर्गों को खुश करने के लिए दिया गया था, और उनमें से एक जयंत चौधरी ने कहा ही था कि दिल खुश कर दिया चरण सिंह को ये देने से, और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था जिनकी मृत्यु के 20, 25, 30 साल बाद दिया गया। तो जाहिर है कोई आदमी अपनी मृत्यु के बाद ऐसा कुछ नहीं करता है और 20, 25, 30 साल कि जिसके लिए उसको प्राइज दिया जाए। तो इस समय दिया गया था, तो जाहिर है कि प्राइज देने के बाद की स्थितियां जिम्मेदार हैं, उनको उनकी योग्यता के लिए या काम के लिए नहीं दिया गया जो उन्होंने 20, 25, 30 साल पहले किया। उनके 88 में उनका निधन हो गया था मेरे ख्याल से, कर्पूरी ठाकुर का, और उनको भारत रत्न मिला 24 साल में। तो जाहिर है मृत्यु के 2-4 साल बाद में किसी की योग्यता पता चल सकती है, आपको पहले नहीं पता था, लेकिन इतने साल बाद आपको पता चली, तो या तो आपने पुरस्कार देने में वाकई देरी की, या आपने पुरस्कार देने का कोई आपका मकसद कुछ और था, उनकी योग्यता नहीं थी। तो ये सारी बातें तो दिखाई देती हैं। ऐसे ही बहुत सारे में, मैंने लालकृष्ण आडवाणी का ही मामला ले लीजिए। 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के ही हैं। लालकृष्ण आडवाणी को 2014 में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था, तो तभी समझ लेना चाहिए था कि उनको भारत रत्न देना है। 2014 में देते, 15 में देते, 16 में देते, तो वो उन्होंने 24 में दिया। जाहिर है या अब मैं कह सकता हूं कि 2024 में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न इसलिए दिया गया कि लालकृष्ण आडवाणी के जो समर्थक मोदी जी से नाराज थे वो खुश हो जाए कि नहीं नहीं उनको पुरस्कार दे दिए, तो मोदी जी बहुत बहुत अच्छे आदमी है और मोदी जी सबका ख्याल रखते हैं वगैरह वगैरह। तो ये नहीं किया गया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस समय दिया गया, जिस तरह से दिया गया, उससे लगता है कि मोदी जी जहां बीजेपी में कमजोर हो रहे थे तो उन्होंने किया, और उनका 75 साल वाला मामला था। तो तमाम सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि भारत रत्न देकर, पद्म पुरस्कार देकर और तमाम तरह से ये लोग अपना प्रचार करवा रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि इनका विरोध बिल्कुल नहीं है। और हाल फिलहाल सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, जिससे पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 14,000 करोड़ रुपए पूरे योजना की पूरी राशि लगभग, उसमें 94% लोगों का नाम, 94 बहुत ज्यादा होता है, 94% लोगों का नाम, फोन नंबर वगैरह गलत है या अवैध है, जिसपे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और प्रचार क्या किया गया था कि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं है और कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन 94% लोगों का गड़बड़ है, और उसका डिटेल में अभी बना रहा हूं, देखा है मैंने कि मंत्री तक बार बार बदल दिए गए विभाग के। और सीएजी की रिपोर्ट में है कि मंत्री ने ये कहा वो कहा जो थेथराई है बिल्कुल, जहां सीधे सीधे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ गड़बड़ है, वहां गड़बड़ नहीं स्वीकार करके जबरदस्ती कुछ कुछ थेथराई की गई, जो सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैंने रिपोर्ट में जाहिर है थेथराई नहीं लिखा हुआ, थेथराई मैं कह रहा हूं, लेकिन इस तरह का मामला है। और खबर यह है कि ऐसी सीएजी की 6 रिपोर्ट लगातार आई है दिसंबर और जनवरी में, जिसमें सब में अलग अलग विभागों का घपला है। ऐसी ही रिपोर्ट पहले भी आई थी, जिसके बाद सीएजी का ही ट्रांसफर कर दिया गया था। सीएजी का मतलब सीएजी के उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया था जिसने सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी। फिर कुछ दिन शांत रहा, लेकिन सीएजी एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसकी रिपोर्ट अब फिर आ रही है, कारण जो भी हो अब आ रही है, और आ रही है जो सरकार की पोल खोल रही है। तो सरकार पर जो दबाव है वो तरह तरह का है, सब है, लेकिन अब सिर्फ सीएजी बचा है जो सरकार के खिलाफ बोल पा रहा है। जहां तक विपक्ष के आंदोलन की बात है, तो विपक्ष क्या करे और कितना आंदोलन करे, विपक्ष के लोग या विरोध के लोग, विरोध करने वाले जो लोग जेल में हैं से लेके जिन लोगों को परेशान किया गया, वो सब की इतनी कहानियां हैं कि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कुछ करने की जरूरत है। अगर समस्याएं नहीं देख रही है, अगर कोर्ट में फैसला नहीं हो रहा है, अगर न्याय नहीं हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं अपने मन की बात कर पा रहा है, तो कोई विरोध क्या कर लेगा। और विरोध तो सोनम वांगचुक ने किया था, क्या हो गया, उनका क्या मिला। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि विरोध से कुछ होना है या विरोध की जरूरत है। और अगर विरोध या माहौल बनना या जनता की ही बात थी, तो जिस कोयला घोटाले पे जनता ने विरोध किया और जिसमें कुछ नहीं निकला कोर्ट में, उससे तो बहुत बढ़िया मामला है प्रधानमंत्री कौशल योजना का, कि इतने लोगों को हर साल कौशल युक्त करना था और कोई दिख नहीं रहा है जिनको कौशल युक्त किया गया, या अगर कोई कौशल युक्त हुआ तो उसको कहाँ नौकरी मिली, क्या नौकरी कर रहा है, क्या काम कर रहा है। जाहिर है अगर सरकार ने कुछ किया होता तो सबका विज्ञापन प्रचार हो रहा होता, लेकिन चूंकि सरकार ने कुछ नहीं किया है, इसलिए प्रचार सिर्फ योजना का हुआ, उसके लाभार्थियों के बारे में कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से राशन योजना है,
कहा जा रहा है कि इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन किसको राशन मिलता है वो तो कोई दिखता नहीं है। कभी कोई दुकान दिखी जहां लोग लाइन लगी हो, राशन लगा के लेके जा रहे हो। और पुराना समय हम लोगों को याद है जब राशन की दुकानें अक्सर बंद होती थी, और जब आप राशन लेने जाओ तब हम लोग भी राशन लेने जाते थे और राशन की दुकान बंद होती थी। अब तो खबर ही नहीं छपेगी, तब तो शिकायत भी छपती थी, अब कहाँ खबर छपेगी, राशन की दुकान बंद होगी नहीं। सरकार कह रही है कि बांट रहे हैं, लेकिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये तो नहीं दिखाई दे रहा है फील्ड में। तो कहाँ कितना घपला है, और उसकी सीएजी रिपोर्ट जिस दिन आएगी उस दिन पता चल जाएगा कि कितना बटा, कैसे बटा। इसी तरह आयुष्मान योजना का है, तो घपला ही घपला है। और अगर ये घपला नहीं है तो बीजेपी को इतना चंदा कहां से मिल रहा है, और चंदा क्यों कोई दे रहा है? तो वसूली भी चल रही है, वो भी धीरे धीरे खुलकर आएगा। कुछ मामले उदाहरण है, कुछ मामले धीरे धीरे और साबित होंगे। तो इस तरह से बीजेपी सरकार ने जो किया है वो कहा कुछ, करा कुछ, और दावे बड़े बड़े किए, इसलिए इनसे अपेक्षाएं भी ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहीं भी खरी नहीं है। और जैसा आपने कहा, भस्मासुर बनाए थे जो लोग कहते थे कि 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल खरीदेंगे, तो अब वो लोग भुगत रहे हैं और देख रहे हैं कि मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनको यहाँ क्या मिला। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, और हो सकता है जब तक समझ में आए तब तक देर हो गई हो, या उनका भला हो ही जाए, वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो वाकई चिंताजनक है, और ऐसा कुछ नहीं है जो सरकार ने कहा था कि हम करेंगे या हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो कांग्रेस की सरकार करती थी या पहले की भ्रष्ट सरकारें करती रही हैं उससे कई गुना ज्यादा, और वो सारा कुछ कर रही हैं जो पहले की सरकारों ने किया है। कुछ ना कुछ तो नया भी है। कांग्रेस की सरकार में या पहले की सरकारों में बलात्कारी भ्रष्टाचारी इतने दिखाई नहीं देते थे साफ साफ, और कम से कम वो तो नहीं ही मंत्री बनते थे या सुरक्षित छोड़ दिए जाते थे जिन पर आरोप होता था। यहाँ तो तमाम लोगों पे आरोप है, जांच नहीं हो रही है, जांच जिसकी हो रही है उसके खिलाफ मामला नहीं प्रूव हो रहा है, और जांच उसी की हो रही है जो विपक्ष में है, और जो आपके साथ है उसकी जांच नहीं होगी, और जिसकी जांच हो रही है उसका भ्रष्टाचार साबित नहीं हो रहा है। तो ये सब स्थिति आपने बना रखी है। हो सकता है कि मोदी जी ने सोचा ही नहीं हो कि दोबारा जीतेंगे, और 2019 में जीत गए तो इनको लगा कि जीतना इतना आसान है तो छोड़ क्यों दिया जाए। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो आश्चर्यजनक है, और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि चुनाव आयोग इनकी मदद कर रहा है, या चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो नहीं किया। एक बार मोदी जी ने 2019 चुनाव में ये कहकर वोट मांगा था कि पहली बार के वोटरों को हमें वोट देना चाहिए सेना के नाम पर, और एक ऑनलाइन टीवी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी ने ऐसे वोट मांगा था, तो प्रवक्ता ने वही चैलेंज कर दिया कि नहीं, ऐसा मोदी जी कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत है, और उन्होंने वही ऑडियो वीडियो सुना दिया जो सब ऑनलाइन प्रसारित हुआ, सब लोगों ने देखा। तो ये हालत है कि मोदी जी ने वोट मांगने के लिए जो सब नहीं करना चाहिए, मैंने उसमें वो शामिल है कि कपड़े देखकर पहचान लेते हैं लोग, स्मशान कब्रिस्तान कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कुछ ऐसा बाकी नहीं। तो ये सब करके इनको वोट मिलता रहा है और वो चुनाव जीतते रहे हैं। बाद में चुनाव चोरी, वोट चोरी, सबकी खबरें आ चुकी हैं, सबके उदाहरण है, जिसपे कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चुनाव आयोग का पक्षपात साफ साफ दिख रहा है। तो ये सब के बावजूद अगर चल रहा है तो कोई कहाँ शिकायत करे, और शिकायत करने के लिए कोई रोड पे नारा लगा दे या प्रदर्शन कर दे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो ये लोग, मुझे लगता है कि डूबेंगे अपने ही भार से। अब नाव में छेद होगा, या वैसे ही इनका भार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार की कमाई से ही इतने भारी हो जाएंगे कि नाव डूब जाएगी, या नाव में कभी छेद होगी, वो देखना है क्या होता है। लेकिन कुछ ना कुछ होगा और डूबेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता है। और ये सब अपेक्षा बेकार है कि विपक्ष कुछ करे, या विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि कुछ इन्होंने रास्ता छोड़ा नहीं है। और जब सब लोग आंख मूंद करके ताली और थाली बजा रहे हैं तो बजाए लोग, क्या दिक्कत है? बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। लोग सोच रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, विपक्ष को कुछ नहीं करता, और दूसरा कह देते हैं विकल्प नहीं है। अच्छा, जब इंदिरा गांधी ना रही थी तो एकाएक कहां से विकल्प आया? सारे विकल्प मौजूद होते हैं। सत्ता में जब परिवर्तन होता है तो शपथ ग्रहण होती है, आज तक कुर्सी खाली नहीं रही है, कभी भी नहीं रही। तो उम्मीद रखें लोग, लेकिन ये बात तय है कि अब स्थितियां विकराल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बुने हुए जाल में फंस गई है।
अब बुने हुए जाल को कैसे तोड़ पाएगी, क्योंकि माझा जो आ रहा है वो सब चाइनीज आ रहा है, उसे गर्दन तो कट सकती है लेकिन सुलझना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो अब देखना है कि जिद पर कौन अड़ा रहेगा, कौन कितनी देर किसके साथ खड़ा रहेगा, कौन कितनी देर किसके साथ खड़ा रहेगा। अब ये परीक्षा का वक्त है, क्योंकि नहीं मैंने पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है ना कि कल हम लोगों ने बात की कि माने नायडू अगर समर्थन वापस ले तो सरकार शायद गिर सकती है, लेकिन नायडू पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो वो समर्थन वापस नहीं लेंगे। नीतीश कुमार को की पार्टी को ऐसे तोड़फोड़ दे दिया गया है कि वो अगर समर्थन वापस लेते तो उनके साथ 2 सांसद जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, तो वो वापस नहीं ले रहे हैं। और नीतीश कुमार की सरकार बन गई है तो वैसे ही वो ऑब्लाइज्ड है कि उनकी सरकार बन गई है, क्योंकि लक्षण तो कोई था नहीं और वोट चोरी हो रही जो सब हुई। हाँ हाँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई समर्थन वापस लेगा, सरकार गिरेगी। सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, या गिरेगी तो वैसे गिरेगी जो यूपी में हो रहा है, या बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो अपने आप ज्यादा हो जाएगा। ये आंतरिक कलह से ही डूबेंगे, बाकी बाहर से कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि सबको दबाने कुचलने का इन्होंने इंतजाम कर लिया है और कोई सकेगा नहीं वहां। ये अपने ही लोगों से के हाथे मारे जाएंगे। मारे जाएंगे का मतलब यह है कि इनकी सरकार जाएगी या नुकसान होगा या घाटा होगा, जो कुछ भी हो, जिससे इनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाए। हालांकि उसमें भी मेरा मानना है, जैसे कि अभी लग रहा है कि मोदी और योगी की लड़ाई है और योगी को ये लोग निपटाने के चक्कर में है, तो मेरा मानना है कि अगर योगी को निपटा देंगे तो योगी के साथ कोई नहीं रहेगा, सब लोग फिर मोदी जी के साथ चले आएंगे। क्योंकि यहाँ जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला भी होता है, तो जो मजबूत होगा उसके साथ सब लोग आएंगे, क्योंकि सबको मलाई खा रहा है, सबको उसका हिस्सा मिल रहा है। तो अगर मोदी जी योगी जी अगर एक ध्रुव बन रहे हैं अलग, और लग रहा है कि उससे नुकसान हो सकता है, तो उसको ये लोग निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग इनको साथ दे रहे हैं। जिस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि योगी जी अलग हो गए या कमजोर हो गए या उनके पास सत्ता नहीं है या वो कुछ लाभ नहीं करा सकते, तो सब लोग छोड़ करके फिर इधर चले आएंगे, योगी जी अकेले रह जाएंगे। फिर उनका जो होगा सो होगा, तमाम लोगों का हुआ है, हम लोगों ने देखा है। तो योगी जी का जो होना होगा वो अलग हो जाएगा और सरकार फिर भी ऐसे ही चलती रहेगी। मेरा ये अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अभी इसमें कुछ होना जाना नहीं है। मुझे नहीं लगता है, व्यवस्था ऐसी इन लोगों ने कर ली है, और चूंकि ऐसी व्यवस्था कर ली है इसीलिए ये सारे खुलासे हो रहे हैं, वरना ये सब दबे रहते कुछ पता ही नहीं चलता। तो देखा जाए क्या होता है। चलिए सर, आपने बड़ी विवेक से और उससे आपने ऐसी एक खबर दी है कि अगर जनता भी अपना विवेक लगाए तो इस विवेक लगाने का फायदा है, वरना आप विपक्ष के नाम पर अपनी लड़ियां तोड़ते रहो और ऐसे ही दिन भर गुनगुनाते रहो। विपक्ष का साथ तो आप लोग दोगे, आप हौसला दे दोगे, विपक्ष भाग खड़ा होगा। आप अपना हौसला तोड़ लेते हो, विपक्ष उससे कम तोड़ लेता है। अब कई बार विपक्ष प्रयास कर सकता है, कर चुका। राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्राएं कर दी, उस यात्रा के बाद भी अगर आप जाग नहीं पा रहे हो तो फिर आप सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, जो सोते हुए भी जागता हुआ भी सोने का नाटक कर रहा है, उसे कैसे जगाया जाए। तो इस नाटक से तो आप ही को उबरना होगा, वरना क्या रहेगा क्या बचेगा ये अब आपको देखना होगा। तो संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।